गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से लाइव आ जाइए, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बताओ, इंपेरेटिव सिखाएं? सिंपल डन हो गया बच्चों। चलो, इंपेरेटिव में बच्चों एक तो आता है ऑर्डर का केस, जैसे कि शट द डोर, जैसे कि गेट आउट, जैसे कि ओपन द डोर, जैसे कि सिट डाउन, सब ऑर्डर है। या फिर आती है इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट, जैसे कि प्लीज डू इट फॉर मी, प्लीज डू इट फॉर मी। ऑर्डर रिक्वेस्ट के अलावा फॉरवर्डनेस, फॉरवर्डनेस में आता है जैसे कि डोंट डू इट, डोंट टेल अ लाई, डोंट वेस्ट योर टाइम, कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हो। फॉरवर्डनेस यानी मनाही, डोंट या नेवर से सेंटेंस शुरू होगा। रिक्वेस्ट प्लीज या काइंडली से शुरू होगा। इसके अलावा आ सकता है सजेशन, पर सजेशन के ना दो केस बनेंगे। एक केस लेट से शुरू होगा, अस के साथ जुड़ेगा, लेट अस गो। दूसरा केस लेट से शुरू तो होगा, पर अस के अलावा कोई और प्रोनाउन या नाउन आएगा। लेट मी, लेट हिम, लेट यू, लेट देम, लेट नेहा, लेट सोहन, लेट पिंकी, लेट सिंकी, कुछ भी। इसके अलावा इंपेरेटिव में कोई केस नहीं बनेगा बच्चों। दूसरी बात, सिंपल सेंटेंस का एक भी रूल इंपेरेटिव पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस के जितने भी रूल हैं वो सिर्फ सिंपल पे एप्लीकेबल होंगे, इंपेरेटिव पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिंपल सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट गिवन होता है, इंपेरेटिव में कभी भी सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। अब हमें इंपेरेटिव सेंटेंस के टैग को बनाना नहीं है, याद करना है टाइप के हिसाब से। कैसे मैम? देखो, अगर आपको पता लग गया कि हमारे पेपर में ऑर्डर का केस आया हुआ है, तो आप कोई सा भी टैग ले सकते हो। विल यू भी सही माना जाता है और वॉन्ट यू भी सही माना जाता है। अगर रिक्वेस्ट का केस है तो सिर्फ वॉन्ट यू सही माना जाता है। फॉरवर्डनेस का केस है तो सिर्फ विल यू सही माना जाता है। अगर लेट के साथ अस वाला केस है तो शैल वी सही माना जाता है। अस के अलावा मी, हिम, यू, देम किसी का भी नाम आ जाए तो विल यू फिर से सही माना जाता है। तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के टैग बनाने नहीं होते, सिर्फ फीलिंग समझनी होती है कि उसने ऑर्डर दिया है, रिक्वेस्ट दिया है, फॉरवर्डनेस दिया है, क्या दिया है। ठीक है। मनाही किसी भी चीज, हाँ किसी भी चीज की, श्वेता मनाही किसी भी चीज की। डोंट या नेवर से शुरू होगा, टैग पक्का विल यू। प्लीज या काइंडली है तो टैग पक्का वॉन्ट यू। शट द डोर ऑर्डर है तो टैग विल यू भी सही है, वॉन्ट यू भी सही है। लेट के बाद अस दिख रहा है तो टैग पक्का शैल वी। अस के अलावा कुछ भी आ जाए विल यू। ग्रीक नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये देखना है ऑर्डर का टैग फिक्स, रिक्वेस्ट का टैग फिक्स, फॉरवर्डनेस का टैग फिक्स, सजेशन का टैग फिक्स। सिंपल सेंटेंस का कोई भी रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अब डालो थम्स अप अगर बात बन गई हो तो आइए अब बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। एवरीबडी वॉज वॉचिंग द क्रिकेट मैच। एवरीबडी के लिए मैंने कल सिखाया था दे लगता है सब्जेक्ट। दे क्योंकि प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा वर। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव कर देंगे नॉट लगा के। तो क्वेश्चन टैग तैयार हो गया, वरंट दे। आई एम ओल्डर देन यू। एम को जब हमें टैग में नेगेटिव करके लिखना होता है तो कल सिखा के गई थी, एम के लिए आरंट का यूज होगा और सब्जेक्ट हमारा आई हो गया।
यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 1 o'clock। हैव अगर सेंटेंस में अकेला आता है बिना थर्ड फॉर्म के तो उसका टैग डू से बनाया जाता है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग को हम नेगेटिव कर देंगे डोंट, और सब्जेक्ट तैयार हो गया बच्चों यू। ही इज अ वेरी वाइज मैन, अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देख रहे हैं तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है बेटा। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमने कर दिया नेगेटिव और सब्जेक्ट बन गया ही, तो टैग तैयार हुआ isn't he, isn't he। चलो आज की पूरी क्लास में मैं ये प्रैक्टिस के आंसर से बताने वाली हूं। 50 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कितनी देर में सारे हो जाएंगे। आई कैन डू इट फॉर यू, कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो टैग को हम नेगेटिव बनाएंगे कैन के साथ नोट जोड़ के, और आई हमारा सब्जेक्ट। मिसेस मीना इज अ गुड टीचर, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग को नेगेटिव करेंगे इजंट, और मीना के लिए क्या लगा दिया हमने, शी लगा दिया। वी सॉ अ रेनबो इन द स्काई, सॉ सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म का टैग डिड से बनता है बच्चों। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग को हम नेगेटिव करेंगे डिडंट, और वी हमारा क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया। लेट अस प्रे टू ऑलमाइटी, लेट अस कल इंपेरेटिव में सिखाया था मैंने आपको, लेट के साथ अगर अस आए तो टैग हमारा शेल वी बनेगा हमेशा। इंपेरेटिव के अंदर आई थी बेटा ये बात। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें हमने सीता के लिए शी लगा दिया। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसे हमने नेगेटिव कर दिया तो टैग तैयार हुआ इजंट शी। ही हैड मेट यू बिफोर, हैड के साथ मेट आ गया यानी थर्ड फॉर्म आ गई तो हैड हेल्पिंग वर्ब बन गया। हैड हेल्पिंग वर्ब बन गया तो टैग में सीधा इस्तेमाल हो जाएगा। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग को हम नेगेटिव करेंगे हैडंट, और ही हमारा हो गया बच्चों सब्जेक्ट। क्या हम समझ पा रहे हैं? डालिए जरा थम्स अप्स जिस जिसको यहां पे क्लैरिटी मिल रही है। यू शुड नॉट स्मोक, अगर हम शुड को ध्यान से देख रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स जितने भी हैं वो सब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और टैग में हेल्पिंग वर्ब लगाई जा सकती है शुड। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो टैग को हम पॉजिटिव बनाएंगे यानी नोट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो टैग तैयार हो गया शुड यू। वी कुड नॉट, कुड के साथ ऑलरेडी नॉट लगा है यानी कि कुड हेल्पिंग वर्ब भी है और सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, सब्जेक्ट हो गया वी। मिस नेहा डज नॉट प्ले टेनिस, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और नेहा के लिए हमने लगा दिया शी, तो टैग तैयार हुआ डज शी। शी डजंट वॉन्ट टू गो टू कॉलेज टुडे, फिर से डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है यानी टैग डज से बनेगा। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव हो गया डज शी। दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मेरठ, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। दिल्ली के लिए हमने इट लगा दिया तो टैग तैयार हुआ इज इट। यू शुड नॉट स्मोक, नॉट यानी सेंटेंस नेगेटिव है और शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब तो टैग शुड से बनेगा। सारी मॉडल ऑक्सिलरीज को टैग में इस्तेमाल किया जा सकता है और यू हो गया बेटा आपका सब्जेक्ट, तो टैग तैयार हुआ शुड यू। सेवनटीन्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। शालिनी इज वेरी यंग, यहां पे हम शालिनी के लिए लगा रहे हैं शी, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव तो टैग हम बना देंगे नेगेटिव इजंट शी। मिस मीनू डज नॉट प्ले चेस, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है यानी टैग पॉजिटिव बनेगा किससे, डज से, और मीनू के लिए लग गया शी। यू आर ऑलवेज पंचुअल, तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है यानी कि टैग नेगेटिव बनेगा आरंट, और यू हमारा हो गया सब्जेक्ट। आई एम एल्डर टू यू, आई एम एल्डर, आई एम एल्डर से हमें सेंटेंस पता लग गया पॉजिटिव है यानी कि टैग हमें नेगेटिव बनाना है, तो एम नोट को टैग में कैसे लिखते हैं आरंट, और सब्जेक्ट हो गया आई।
टैग के कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है इस क्लास को समझने के लिए। स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव तो टैग हुआ नेगेटिव, और स्टूडेंट्स के लिए लग गया बच्चों दे। यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 12 o'clock। ध्यान से देखो, हैव अकेला है, थर्ड फॉर्म नहीं है इसके साथ, और जब हैव अकेला होता है तो टैग डू से बनता है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव, टैग को हमने किया नेगेटिव डोंट, और टैग हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा हो गया यू। दे डोंट लाइक टू बाथ इन विंटर, अगर हम ध्यान से देखें तो डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट से सेंटेंस नेगेटिव हो गया यानी टैग पॉजिटिव बनेगा, और दे हमारा सब्जेक्ट डू दे। आई कैन डू इट फॉर यू, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है यानी कि टैग नेगेटिव होगा कांट, और सब्जेक्ट हो गया आई। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू कॉलेज, डज के साथ नॉट लगाए तो डज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट लगाए तो टैग हमें पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाएंगे तो टैग तैयार हुआ डज ही। मिसेस सक्सेना इज अ गुड लेडी, सेंटेंस पॉजिटिव है टैग नेगेटिव बनेगा इजंट, और मिसेस सक्सेना के लिए लगा दिया शी। लेट अस प्रे टू गॉड, लेट के साथ अस होने की वजह से हमारा टैग बन गया शैल वी। समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस, समथिंग के लिए हमने लगाया इट, मस्ट को हमने कर दिया नेगेटिव तो तैयार हुआ मसंट। यू हैड मेट मी बिफोर, हैड के साथ मेट थर्ड फॉर्म है तो हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, टैग हम नेगेटिव बनाएंगे हैडेंट, और सब्जेक्ट होगा यू। समवन माइट कम, माइट को हम नेगेटिव करेंगे माइटेंट, और समवन के लिए लग गया दे। जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। वी कुड नॉट एंजॉय द पिकनिक, सब्जेक्ट हमारा वी, कुड हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग बन गया पॉजिटिव। नीड्स है V5, V5 का टैग कल बता के गई थी डज से बनता है, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग बनेगा नेगेटिव, और सब्जेक्ट हो गया ही। ही इज अ रूड मैन, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस पॉजिटिव टैग को कर दिया नेगेटिव इजंट, और सब्जेक्ट हो गया ही। आई नीड नॉट राइट, नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा आई, नोट होने से पता लग गया सेंटेंस नेगेटिव है टैग पॉजिटिव बनेगा। प्रियांशु दत्ता जी वॉइस टैग की प्रैक्टिस करवाने के बाद वॉइस पढ़ाना था बेटा। एवरीबडी वॉज वॉचिंग द टीवी, एवरीबडी के लिए हमने लगा दिया दे, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और वॉज को हमने किया नेगेटिव, वॉजंट दे, दे के लिए वॉज लग नहीं सकता तो टैग बनेगा वरंट दे, टैग क्या बनेगा वरंट। अच्छा भावना कुमारी जी, बहुत ही फनी नाम है फिर तो ये। निशा नीड नॉट गो देयर, नॉट से पता लग गया सेंटेंस नेगेटिव है यानी टैग पॉजिटिव बनेगा, और निशा के लिए लगा दिया शी, तो टैग तैयार हुआ नीड शी। दिलेर सिंह जी, डोंट का मतलब होता है टेम्परेरी स्टॉप एनी एक्शन, प्लीज स्टॉप टेम्परेरीली एनी एक्शन, किसी भी काम को टेम्परेरी रोकने के लिए डोंट का यूज किया जाता है। जैसे मैं आप सबको बोलूं डोंट टॉक नॉनसेंस इन द चैट, तो मुझे डोंट कहना चाहिए। डू नॉट का मतलब है वो काम जो कभी भी नहीं करने चाहिए, हमेशा के लिए रोक दो, परमानेंट स्टॉप, उसको डू नॉट कहते हैं। जैसे डू नॉट कंज्यूम लिकर, शराब कभी नहीं पीनी है, मत पियो। डू नॉट स्मोक, तो ये सब डू नॉट है। कोई बात नहीं, देखो आपके बैच में ना बहुत सारे कम उम्र के बच्चे भी हैं, तो हो सकता है उन्हें थोड़ा कम भी समझ में आए, पर ये उनकी उम्र से ज्यादा ही है, तो जितना भी कम समझ आएगा आपके क्लासमेट से ज्यादा ही ज्ञानी बनोगे आप, आपकी उम्र के बाकी बच्चों से ज्यादा ज्ञानी होंगे। चाहे आपको इस क्लास में 20% समझ में आ रहा है, 80% नहीं आ रहा, फिर भी आप बहुत कुछ ऐसा सीख रहे हो जो आपके क्लासमेट्स, आपके स्कूल के जो क्लासमेट्स, फेलोमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो नहीं सीख रहे हैं। तो आप बहुत गहरी इंग्लिश सीखना शुरू कर चुके हो।
आज हो सकता है 20% समझ में आ रहा है, लेकिन बेस ऐसा तैयार हो जाएगा कि बड़ी बड़ी इंग्लिश की किताबें, ग्रामर, आपको कभी डर नहीं लगेगा पढ़ते हुए। तो इसलिए इस तरह के बैचेस को सुनते रहो, कम समझ आए ज्यादा समझ आए सुनते रहो। फायर डिड नॉट कम इन टाइम, अब डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, टैग डिड से बनेगा। नोट से सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो टैग पॉजिटिव बनेगा, डिड शी। यू डिड नॉट गो देयर, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, नोट से सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो टैग पॉजिटिव बनेगा, डिड यू। सानू एंड पानू डिड नॉट गो देयर, सानू और पानू के लिए लग गया दे, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग बन गया पॉजिटिव, डिड दे। चिल्ड्रन के लिए लग गया दे, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है चाइल्ड का। वेंट सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म के लिए टैग बनता है डिड से। सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि टैग नेगेटिव होगा। आशीष ट्राइड टू चीट मी, ट्राइड है सेकंड फॉर्म का टैग बनता है डिड से। डिड को हमने नेगेटिव किया क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था और आशीष के लिए लग गया ही। अनवर मेड अ मिस्टेक, मेड है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म का टैग बनेगा बेटा डिड से। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग बनाना होता है नेगेटिव, और अनवर के लिए लगा दी हमने वर्ब ही, डिडंट ही। इस तरीके से टैग बन रहे हैं। 50 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट होने वाला है हमारा शीट। आई एम राइट का टैग बनेगा आरंट आई, एम को नेगेटिव करते हैं तो आरंट होता है, सब्जेक्ट हमारा आई। फाइंड हमारी फर्स्ट फॉर्म है तो टैग डू से बनेगा, डू को हमने नेगेटिव कर दिया, सब्जेक्ट हो गया वी। यहां पे भी हमारी हेल्पिंग वर्ब डू है, सेंटेंस हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है तो टैग हम पॉजिटिव बनाएंगे, डू वी। आई कैन ड्राइव अ कार, कैन को हम नेगेटिव करेंगे कांट, और आई हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, तो टैग तैयार हुआ कांट आई। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, जो चीटिंग करे, धोखेबाज। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट एनवायरमेंट, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो टैग हैव से ही बन गया, क्योंकि रेड थर्ड फॉर्म है तो हैव को यूज कर सकते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव, टैग को हमने नेगेटिव किया तो टैग तैयार हुआ हैवंट यू। यू ऑफन गो टू योर टीचर, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है तो टैग डू से बनेगा। सेंटेंस पॉजिटिव, टैग को हमने नेगेटिव कर दिया और यू आपका सब्जेक्ट हो गया। नाउ आई हैव नो वर्क, नो हमारा नेगेटिव है और हैव का टैग डू से बनता है, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव, टैग बन गया पॉजिटिव। द पुअर बॉयज हैव नो चांस ऑफ सक्सेस, बॉयज की बात हो रही है तो दे लग गया, हैव का टैग डू से बनेगा। नो से सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो टैग को पॉजिटिव रख देते हैं, डू दे। यहां पे हमारी क्वेश्चन टैग की एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। यहां पे हमारी क्वेश्चन टैग की एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। बताओ जल्दी, आ गया कॉन्फिडेंस? गुड, चलिए फिर कल मिलेंगे आपसे, खुश रहिएगा, बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे। ईडियम्स पे तो सारे बच्चे लिखेंगे चैट में ईडियम। अब ईडियम होता क्या है? ईडियम को बेटा आप लोग ना हिंदी में मुहावरे के नाम से पढ़ते हो। मुहावरे का क्या मतलब होता है मैम? शब्दों का ऐसा ग्रुप जिसका अर्थ शब्दों जैसा नहीं होता, शब्दों से बिल्कुल अलग होता है, शब्दों में छुपा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं ईडियम। तो हिंदी बनाने से कुछ नहीं होता, हर मुहावरे की एक कहानी होती है, हर मुहावरे का एक आधार है, एक ओरिजिन है, हमें उसे समझना होता है और हमें वो सीखना होता है। जैसे बोर्ड पे पहला ईडियम लिख रखा है स्मेल अ रैट। अगर आपने घरों में कभी ये महसूस किया है कि आप हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर घूमने गए हुए थे और जब आप वापस आए घर में एक अलग तरह की बदबू थी और वो मम्मी ने पहचान ली कि कहीं तो चूहा मरा है, ये सुगंध, ये दुर्गंध किसी और चीज की हो ही नहीं सकती, जरूर पिछले दिनों जब घर बन रहा है तो कहीं कोई चूहिया मर गई है। अब चूहिया ने खुद तो आके बताया नहीं है कि हेलो मैं मर गई, मम्मी की नाक ने बताया कि ये बदबू तो कब आती है, जब चूहा मरता है। तो स्मेल अ रैट का मतलब होता है चूहे की दुर्गंध आ जाना, मरे हुए चूहे का पता लग जाना, वो भी बिना चूहे के बताए। चूहे ने हमें बताया भी नहीं कि मैं मर गया हूं और फिर भी हमें पता लग गया कि मैं मर गया, वो चूहा मर गया है।
इसको कहते हैं स्मेल अ रैट, यानी सामने वाले के बिना बताए ये समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। सामने वाले के बिना बताए ये क्लियर हो जाना कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हिंदी में नहीं कहते हो दाल में कुछ तो काला है, उसकी इंग्लिश होती है स्मेल अ रैट। कुछ तो गड़बड़ है, मैं महसूस कर सकता हूं। देखो अपनी मदर्स का एग्जांपल लो इसमें। बच्चा जब घर पहुंचता है स्कूल से कोचिंग से, बिना बताए मम्मी उसकी शक्ल देख के पूछती है क्या हुआ है, मुंह लटका हुआ है तेरा, दुखी लग रहा है तू, परेशान लग रहा है, बता क्या हुआ है। तो मम्मी ने रैट को स्मेल कर लिया है। मम्मी ने आपके बिना बताए मुसीबत को पहचान लिया है, गड़बड़ को पहचान लिया है। तो दैट इज नोन एज स्मेलिंग अ रैट। तो आंसर क्या है जो ब्लू कर रखा है, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, किसी गड़बड़ी का पता लगा लेना, वो भी सामने वाले के बिना बताए, उसे कहते हैं स्मेल अ रैट। फटाफट से बताएं क्या ये इडियम समझ में आया है सभी को? सत्यम कुमार मेहता जी प्लीज इंग्लिश से संबंधित चीजें लिखिए, ये हैशटैग वगैरह क्लास में ठीक नहीं है। हाँ ठीक है गिरीक केसरी जी आप जा सकते हो फिर, बाय बाय। क्योंकि सभी बच्चों को पढ़ाना होता है भाई, सिर्फ ग्रीक के हिसाब से तो नहीं चल सकती ना क्लास। सेकंड है टू हिज हार्ट्स कंटेंट। देखो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वजन हो गया है 100 किलो, ठीक है, सेंचुरी मारी है उसने वजन बढ़ाने में, और डॉक्टर ने क्या कहा है कि भाई अब आप मीठा नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, और उस व्यक्ति ने मीठा छोड़ दिया है। लगभग 20 दिन हो गए हैं बिना कोई मिठाई खाए, चाय पिए, चीनी खाए, चॉकलेट खाए, टॉफी खाए, 20 से 25 दिन हो चुके हैं। और फिर डॉक्टर कहता है क्योंकि आपने 25 दिन से कंट्रोल किया है तो आज आप एक दिन मीठा खा सकते हैं, जितना आपका मन करे उतना मीठा खा सकते हैं, जितना आपका मन करे। तो उस चीज को कहते हैं टू हिज हार्ट्स कंटेंट, दिल की संतुष्टि तक। टू हिज हार्ट्स कंटेंट क्या है? कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, और हार्ट है जी दिल, दिल की संतुष्टि तक खा सकते हो आज मीठा, उसे कहा जाता है। अब कोई बच्चे को भाई बाहर पार्क वार्क में नहीं ले जाया गया है, हफ्ते में एक दिन संडे को ले जाएंगे भाई तुझे पार्क, मन भर के खेल लियो वहां पे जितना खेलना हो, तो इसे कहेंगे टू योर हार्ट्स कंटेंट, मन की संतुष्टि तक, दिल की गहराई तक, दिल की तृप्ति तक किसी काम को करना, चाहे खाने से रिलेटेड, खेलने से रिलेटेड, नाचने से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड। कोई व्यक्ति को सजा मिली है भाई 10 घंटे तक आप बात नहीं करेंगे, 10 घंटे के बाद जब उस व्यक्ति ने बिल्कुल बात नहीं की तो उसको इनाम दिया गया, अब 1 घंटे तक जितना बोलना है बोल, जितना तेरा मन करे उतना बोल, उसे कहते हैं टू हिज हार्ट्स कंटेंट, दिल की तृप्ति, दिल की संतुष्टि तक। जैसे कि एग्जांपल है एज मच एज ही वांटेड टू, उतना जितना वो चाहता था, उतना जितना वो चाहता था, उतना मीठा खाओ जितना आप चाहते हो, उतना खेलो जितना आप चाहते हो, उतना नाचो जितना आप चाहते हो, उतना बोलो जितना आप चाहते हो, इसे कहा जाता है टू हिज हार्ट्स कंटेंट। जैसे कुछ मम्मी पापा ऐसे नहीं होते कि बाकी किसी दिन कुछ नहीं दिलाएंगे, बर्थडे पे खरीद लियो जितना खरीदना हो, तो बच्चा पूरे साल अपनी लिस्ट बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है, और बर्थडे पे इतने सारे खिलौने खरीद के लाता है। तो उसे कहते हैं दिल की संतुष्टि तक खरीदा, आज तेरा बर्थडे है। समझे बच्चों कि नहीं समझे? किसी ने साल भर से गोलगप्पे नहीं खाए हैं, उसको ले जाके छोड़ दिया 1 साल बाद, खा जितना खाना है। ये उस मूवी में हुआ था, कौन सी मूवी थी, दंगल। दंगल में जब उन दोनों बच्चियों को वो पापा पहलवानी के लिए ले जा रहे थे, तो सुबह 4 बजे गोलगप्पे वाला बुला रखा था घर पे, खा लो आज जितना खाना है, आज के बाद बंद। तो टुडे यू कैन ईट एज मच एज यू वांट, टुडे यू कैन ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, उतना खाइए जितना आप चाहते हैं, आज के बाद ये चीज आपको नहीं मिलेगी। समझे कि नहीं समझे? थम्स अप डालो फटाफट अगर क्लियर हो रहा है तो। एडमिन सर ने अभी में ठीक है दिलेर सिंह जी, ध्यान कक्षा में रखिए। अगला देखो, ऑल ईयर्स। इस व्यक्ति की फोटो देखो, ये इडियम याद करने के लिए, कितना बड़ा कान इसने बड़ा कर रखा है। आप किसी दिन घर पहुंचते हो, जनरली आपको घर पे मम्मी दिखती है, उस दिन पापा भी दिख रहे हैं, और जैसे ही आप आए मम्मी पापा ने खुस फुस करके बात करनी शुरू कर दी, तो आपके कान ना बड़े बड़े हो जाएंगे, जरूर मेरे बारे में बात है, कुछ तो इन्हें पता लगा है, कुछ तो ये मेरे विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो पूरे बड़े बड़े कान करके आप सुनने की कोशिश करोगे, क्या राज पता लग गया इनको मेरा। दैट इज ऑल ईयर्स, पूरा ध्यान लगा के किसी की बात सुनना,
पूरा अटेंटिव होके किसी की बात सुनना। जैसे टीचर कहता है ध्यान मेरी तरफ, तो टीचर को कहना चाहिए गिव मी योर ऑल ईयर्स, अपने कान मुझे दे दो, यानी अपना ध्यान मेरे पास ले आओ। नेक्स्ट बच्चों, ऑप्शन नहीं पढ़ा मैंने, वेरी अटेंटिव लिखा हुआ है, देखो आंसर ब्लू में है। मैं सिर्फ पीडीएम एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। माई जॉब इज टू मेक द थिंग इजी फॉर यू। अंश यादव जी, आपको भी टाटा बाय बाय फिर, क्योंकि मुहावरे या इंग्लिश बदली नहीं जा सकती है। आप इसको रिवीजन के तौर पे ले सकते हो ताकि धीरे धीरे आपको याद हो जाए। इंग्लिश में 98% मार्क्स आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है गिरीक, शाबाश। अंडर हिज नोज, किसी की नाक के नीचे होने के दो मतलब होते हैं। एक तो उससे दबना, उससे डरना, उसकी हर बात पे यस 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 करना, और दूसरा होता है बिल्कुल उसके सामने होना। जैसे मैं बोलूं ये फोन मेरी नाक के नीचे है पर मेरे सामने भी तो है। दिस फोन इज अंडर माई नोज बट दिस फोन इज इन फ्रंट ऑफ मी एज वेल। तो जब हम किसी निर्जीव चीज की बात करते हैं तो अंडर द नोज का मतलब होता है बिल्कुल मेरे सामने। नाक के नीचे होने का मतलब वो चीज आपके बिल्कुल सामने है, दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो आप कह सकते हो माई फादर इज अंडर माई नोज राइट नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मेरे पापा अभी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। तो अंडर माई नोज इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने। इन मुहावरों को जितना इस्तेमाल करोगे, जितना मुझे ध्यान से सुनोगे, मेरे एग्जाम्पल्स को फील करोगे, लंबे समय तक याद रहेंगे। समझे या नहीं समझे? चलिए, प्लेइंग विद फायर, प्ले का मतलब होता है जी खेलना, और आग से खेलना यानी खतरा मोल लेना। कभी देखा है किसी को आग से खेलते हुए? चलो आज मैं अपनी ये उंगली को आग लगा के देखता हूं कैसे जलेगी, इसे कहते हैं आग से खेलना। तो आग से खेलने का सीधा सीधा मतलब होता है रिस्क लेना, पंगे लेना, खुद को खतरे में डालना, उसे कहते हैं आग से खेलना, टेकिंग अ ग्रेट रिस्क। तो जो बहुत आसान है मेरे हिसाब से उसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा है आग से खेलने का क्या मतलब होता है। इन द पिंक, इसमें ये सामने जो प्यारी सी बच्ची की फोटो है ये देखो आप, इसके गाल देखो गोल गोल और गुलाबी गुलाबी, दिख रहा है आपको फोटो में? ये ईडीएम के सामने फोटो इसीलिए लगाई गई है, हमारा दिमाग ना शब्दों को उतना नहीं पकड़ता है जितना फोटो को पकड़ता है। हमारा दिमाग शब्दों को उतना नहीं पकड़ता जितना पिक्चर को पकड़ता है। देखो, एक तो कोई अध्यापक आपको 3 घंटे तक जीके में ऐतिहासिक बातें पढ़ाए और एक आपको इतिहास संबंधी कोई 3 घंटे की मूवी दिखाई जाए, तो आपके दिमाग पे ज्यादा असर होगा उस मूवी का, ना कि उस अध्यापक के 3 घंटे पढ़ाने का। उस अध्यापक के शब्द आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन मूवी में फोटो होने की वजह से, पिक्चर्स होने की वजह से हमें वो याद रहता है। एक छोटे बच्चे को जब हाथी से मिलवाया जाता है ना, नर्सरी केजी प्ले स्कूल में, तो उसको जू ले जाके नहीं दिखाते ये हाथी है, उसको फोटो में दिखाते हैं ये हाथी है। तो वो फोटो से उसके दिमाग में उस हाथी की इमेज बन जाती है, ना कि एक प्ले स्कूल वाले बच्चे को कहते हैं है पे आ का डंडा, थे पे ई की मात्रा, हाथी, उसकी इमेज ही नहीं बनेगी कुछ। तो हमारा दिमाग इमेजेस को पकड़ता है, फोटो को पकड़ता है, शब्दों को नहीं। तो वो कैब को जितना फोटो से जोड़ोगे उतना सीखोगे, वो कैब को जितना शब्दों से जोड़ोगे नहीं सीखोगे, भूल जाओगे, लगेगा याद है पर 20-30 ऑप्शन इकट्ठे आते ही कंफ्यूज होने शुरू हो जाओगे। इसलिए कहानियों की मदद से सिखाती हूँ, जिससे कि जैसे ही मुहावरा पढ़ो कहानी याद आए, कहानी याद आए तो ईडीएम का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाए। अब जो भी इन द पिंक में इस गुड़िया की शक्ल को याद रखेगा उसको ये गोल गोल गाल और गुलाबी गुलाबी गाल याद आ जाएंगे। तो इन द पिंक का मतलब जिसके गाल गुलाबी हैं, और गाल गुलाबी उसके होते हैं जो सेहतमंद होता है, जो तंदुरुस्त होता है, जो चुस्त होता है। नहीं तो गाल होते हैं चिपके हुए, गाल होते हैं ऐसे अंदर घुसे हुए, ठीक है, ऐसे फूल के गुलाबी गुलाबी नहीं होते हैं गाल। तो किसी के गाल फूल के गुलाबी गुलाबी हो गए हैं यानी वो चुस्त तंदुरुस्त और फिट है बिल्कुल, उसे कहते हैं इन द पिंक। कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ, बोलो आई एम इन द पिंक, यानी आई एम इन गुड हेल्थ। कोई आपसे पूछ रहा कैसी सेहत है, तो बोलो मजेदार है, एकदम बढ़िया सेहत है। और एकदम बढ़िया सेहत को इंग्लिश में कहते हैं आई एम इन द पिंक, आई एम इन गुड हेल्थ। इस तरीके से इन मुहावरों को इस्तेमाल करोगे तो कभी नहीं भूलोगे बच्चों। ये लो जी, काउच होता है सोफा और पोटैटो होता है आलू। इमेज देखो यहाँ भी मैंने, काउच ये रहा सोफा और ये सोफे पे मैंने बिठा रखा है कौन,
आलू। अब ये सोफे पे आलू क्यों बिठा रखा है मैंने? हर घर में ना कोई व्यक्ति ऐसा पक्का होता है जो महा आलसी, महापेटू, सोफे पे फैल के टीवी देखता रहे और खाता रहे। उन्हें कहते हैं काउच पोटैटोज। आलसी लोग जो खूब टीवी देखते हैं। Who watches too much TV? बताओ आपके घर में कौन ऐसा है जो घंटों 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 टीवी देखता रहता है सोफे पे पसर के और साथ साथ खाता भी रहता है? One who watches too much TV is a couch potato. तो आज ही उसको घर जाके बोलना काउच पोटैटो, समझे? मेरा भी अभी हाथ जला था। ओके कोमल जी, तो आपने प्लेइंग विद फायर ऑलरेडी करके देख लिया है। चलो यहां तक सबको ठीक समझ आ रहा है तो थम्स अप जरूर डालेंगे। अगली कुछ क्लासेस अब हमारी ईडीएम संबंधित रहेंगी, तो इंटरेस्ट ले लीजिए, इन्हें इस्तेमाल करिए। घर में कोई दोस्त, स्कूल में कल जाके किसी दोस्त को कह दो यू आर अ काउच पोटैटो, फिर वो पूछेगा क्या होता है भाई, फिर उसको समझाना जो बहुत ज्यादा टीवी देखे और सोफे पे पसर के खाता रहे और पोटैटो जैसा हो जाए, उसे कहते हैं काउच पोटैटो। आपको मुहावरा याद हो गया, आपकी रिवीजन हो गई। कोई आपसे पूछ रहा है हाउ आर यू, तो बोलो आई एम इन द पिंक। अगला भी पूछेगा भाई पहने तो तूने हरे कपड़े हैं, पिंक क्यों बोल रहा है? फिर उसको समझाओ, अरे मासूम बच्चे, इन द पिंक का मतलब होता है मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से इडियम्स को इस्तेमाल करो, कभी नहीं भूलोगे बच्चों। चलो आगे बढ़े। टू फेदर देयर ओन नेस्ट। देखो फेदर होता है पंख। अगर आपने चिड़िया का घोंसला देखा है तो वो तिनका तिनका जोड़ के अपना घर बनाती है, तो उस तिनके को, उस पंख को, उसी चीज को कह रखा है फेदर। और नेस्ट क्या होता है? चिड़िया का घोंसला। तो अपने ही घोंसले पर पंख लगाना यानी अपना घर भरना, दूसरे का फायदा उठाते हुए भी अपने घर को, अपने पैसे को, अपने तिजोरी को भरने की कोशिश करना। हर सिचुएशन में अपना फायदा देखना, अपने घर का फायदा सोचना, उसे कहते हैं फेदर देयर ओन नेस्ट। अपने खुद के घर पे फेदर लगाता जा रहा है, यानी अपने खुद के घर को भरता जा रहा है, यानी सबसे पहले अपना फायदा सोचता है, उसे कहते हैं फेदर हिज ओन नेस्ट। ये देख लो जी, चिड़िया ने डॉलर फेदर कर रखे हैं, घोंसले के अंदर डॉलर खड़े कर रखे हैं चिड़िया देवी जी ने। तो अपने बारे में इतना सोचना कि वो चीज मेरे ही पास रहे, चाहे मेरे फायदे की है या मेरे फायदे की नहीं है, रहनी चाहिए मेरे ही पास। दैट इज फेदर देयर ओन नेस्ट। अब देखो आंसर क्या है? प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, जो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, जो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं, उन्हें कहा जाता है फेदर देयर ओन नेस्ट। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। अब ये देखो, इस मुहावरे को यहां समझो। स्क्वायर है ये पेग, ये स्क्वायर है, और होल है राउंड। अब राउंड के अंदर स्क्वायर को फिट किया जा सकता है? बताओ, नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसी चीज की कोशिश कर रहे हो जो हो ही नहीं सकती। मिसफिट है ये, सिचुएशन और जगह के हिसाब से चीज गलत है। सर्कल के अंदर स्क्वायर फिट नहीं होता। तो देखो आंसर भी यही है, मिसफिट इन द एनवायरमेंट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? स्कूल में कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको इंस्टाग्राम का शौक होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें किताबों का शौक होता है। तो 4 इंस्टाग्राम वाले दोस्त और 1 किताब वाला दोस्त, मिसफिट इन द सिचुएशन। वो किताब वाला बेचारा तंग रहेगा उन इंस्टाग्राम वालों के बीच में। तो ये है स्क्वायर पेग इन द राउंड होल। या फिर 4 पढ़ाकू दोस्त और 1 इंस्टाग्राम वाला दोस्त, वो बेचारा इनके बीच में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ये ज्ञान की बातें करेंगे, ये सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे, ये मैथ के फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और ये बेचारा तो ठुमक ठुमक जान दिए माइये देनाल डिस्कस करना चाहेगा, है ना? तो ये अनकंफर्टेबल फील करेगा कहाँ? इन चारों के बीच में। तो ये मिसफिट इन द सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से ये सही जगह पर नहीं है। अभी हमारे पास ना, मतलब वीडियोस के जरिए काफी सारे इंटरस्टेट बच्चे आए, हर स्टेट से लगभग बच्चा पहुंचा, और यहाँ हरियाणा वाले तो भाई हरियाणवी फैल फैल के हरियाणवी बोले, और वो बेचारे सोचे ये हो क्या रहा है, ये कौन सी भाषा है, ये क्या बोल रहे हैं। तो वो अनकंफर्टेबल होने लग गए। आजू बाजू सब हरियाणवी हरियाणवी हरियाणवी, और वो बेचारों को समझ में ना आए। कुछ तो टीचर भी स्टेज से हरियाणवी बोले, मैं तो इतना नहीं बोलती हूँ, मैं लैंग्वेज की टीचर हूँ, इंग्लिश या हिंदी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन हरियाणा में टीचर है और हरियाणवी ना बोले, ऐसा असंभव है, हो नहीं सकता। तो मुंह से कुछ लाइनें निकलती और उन बच्चों के चेहरों पे 12 बज जाते। ये क्या हुआ, ये क्या डायलॉग पास किया, सब हंस रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया।
अब कोई लद्दाख से आया है, वो अपनी लद्दाख वाली बोली बोलेगा, हमें समझ नहीं आएगी। असम से आया एक बच्चा, वो असम वाली बोली बोलेगा, हमें समझ नहीं आएगी। राजस्थानी भी समझ नहीं आती, बहुतों को तो हरियाणा में पंजाबी भी समझ नहीं आती। तो उन सब के लिए ये सिचुएशन हो जाती है, मिसफिट इन द एनवायरनमेंट। तो उन बच्चों को काफी दिन तक ये लगा हम कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गए, क्योंकि खाना बदल गया, लोग बदल गए, भाषा बदल गई, घर बदल गया, बिस्तर बदल गया, बाल्टी बदल गई, सब बदल गया एकदम से। तो उसे कहते हैं दे वर फीलिंग लाइक स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, दे वर फीलिंग लाइक वी आर मिसफिट इन द सिचुएशन इन द एनवायरनमेंट। ये वाली फीलिंग आती है। ये मत सोचना मैं तुम्हें हाई कर रही हूँ, बाहर से कोई बच्चा जाता है वो हाई करता है, मैं उसे कर रही होती हूँ। कहीं सोचो ये क्या हो जाता है, मैम को बीच बीच में हाई करने लग जाती हैं। मैं जिस रूम में पढ़ाती हूँ इसके बाहर से बच्चे गुजरते हैं ना तो हाय हेलो करते हुए जाते हैं। चलो, गेट आउट ऑफ माई हैंड, ये डायलॉग लगभग हर मम्मी ने अपने बच्चे को बोला होता है। भाई मेरे हाथ से तो तू निकल गया है, अब तेरे को तेरे पापा ही देखेंगे। मेरे हाथ से तो तू निकल गया है, यानी मेरे कंट्रोल से तो बाहर है। गेट आउट ऑफ माई हैंड यानी आउट ऑफ माई कंट्रोल, मेरे काबू से बाहर, मेरे कंट्रोल से बाहर। बताओ आप में से किस किस की मम्मी ने ये लाइन बोल रखी है कि मेरे काबू से तो आप बाहर हो, अब आपको आपके पिताश्री ही देखेंगे, डैडी देखेंगे, पापा देखेंगे, बाबू देखेगा। जो भी तुमने सुना है वो बताओ, किस किस की मम्मी ने हैंड्स अप कर दिया भाई मेरे कंट्रोल से तो बाहर है। ऐसे ही यहाँ पे मैं एग्जाम्पल मम्मी की जगह एक टीचर का लिए हुई हूँ। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देख रहे हैं, ये फोटोज इस पीडीएफ में इसलिए लगाई गई हैं कि आपको ईडीएम इजीली याद हो। अब ये देखो, ये ना एक क्लासरूम की फोटो मैंने लगा रखी है। अब इसमें एक बच्चा तो हवा में ही उछल रहा है, ये लड़की को पता नहीं क्या ही खुशी चढ़ी हुई है, इतना बड़ा मुंह खोला है कि जैसे गोलगप्पा खाना हो। और ये तो पहले से गोलगप्पे दोनों गाल में लेके बैठा हुआ है, इधर भी गोलगप्पा इधर भी गोलगप्पा, क्लास इधर, टीचर इधर, और ये बहन जी देख रही हैं पीछे। इनको देखो ऐसे चैट कर रहे हैं जैसे तो किसी चैट बॉक्स में बैठे हुए हो, ना कि क्लासरूम में। और ये भाई साहब तो धरती पे ही लेटे हुए हैं और पूरी बत्ती सी चमका रहे हैं। और टीचर का क्या हाल है ये देख लो, हाथ में चाय का कप और माथा पकड़ के जीभ लटका के टीचर बैठी हुई है। तो दे ऑल स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ दिस टीचर, इस टीचर के कंट्रोल से ये सारे बच्चे बाहर हैं। तो इसी को कहते हैं गेटिंग आउट ऑफ हैंड, जब हमारा कंट्रोल सामने वाले पर ना रहे, जब वो हमारे काबू से बाहर हो जाए, दैट इज गेट आउट ऑफ द कंट्रोल। अब देखते हैं किस किस की मम्मी उन पे हैंड्स अप कर चुकी है ना। चैट में मैंने बोला था, बताओ किस किस की मम्मी ने डायलॉग मारा। सत्यम कुमार मेहता की मम्मी ने, पल्लवी सिंह की मम्मी ने, चित्रांश गौतम की मम्मी ने, अच्छा गिरीक की मम्मी ने भी, और तनीषा के तो पापा ने ही बोल दिया है। तनीषा जम्मू कश्मीर से हो आप, अब तो वहां मतलब बढ़िया ठंड पड़ रही होगी आजकल। आशीष कुमार की मम्मी ने भी बोल दिया है, ज्यादातर की मदर्स बोल चुकी हैं मेरे हाथ से बाहर हो गया भाई बच्चा, कंट्रोल से बाहर हो गया। चलिए फेवरेट डायलॉग है, समझ गए आप सब। क्लोज फिस्टेड पर्सन, देखो फीस्ट होती है मुट्ठी, और क्लोज का मतलब बंद, मुट्ठी पूरी बंद है। मेरे पास कुछ है नहीं जो मुट्ठी में बंद हो जाए, तो आप इमेजिन कर लो मेरी मुट्ठी में 10 रुपए का नोट बंद है, ठीक है। और छोटा सा बच्चा आया, पहली दूसरी क्लास का बच्चा, 10 रुपए दे दो पापा चॉकलेट खानी है, 10 रुपए दे दो मम्मी चॉकलेट खानी है। और मम्मी कह रही है नहीं भाई मुट्ठी बंद है और नोट इसके अंदर है, इसलिए मैं निकाल के दे नहीं सकती। तो सीधा सीधा मम्मी ये कह रही है 10 रुपए नहीं दूंगी चॉकलेट के, भाग जाए यहाँ से। समझ गए, मम्मी या पापा बहुत कंजूस हैं, पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते, पैसे बचाना चाहते हैं, या बहुत गरीब हैं। तो मुट्ठी बंद होना गरीबी या कंजूसी की निशानी है। मुट्ठी बंद वही करते हैं या तो जिनके पास पैसा होता नहीं है, और या फिर जो खर्च करना नहीं चाहते, उन्हें कहा जाता है क्लोज फिस्टेड पर्सन। आप इन्हें कंजूस भी कह सकते हो, आप इन्हें गरीब भी कह सकते हो। यहाँ पे आंसर माइजर लिखा हुआ है, माइजर के भी दोनों ही मतलब होते हैं, कंजूस या गरीब। माइजर शब्द गरीब को भी दिखाता है और माइजर शब्द कंजूस को भी दिखाता है। तो कंजूसी या गरीबी से रिलेटेड होता है क्लोज फिस्टेड पर्सन, गरीब या कंजूस आदमी। ये लो जी, बेड ऑफ रोजेस, मूवीज में आपने बड़ा देखा होगा, नई नई शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन के बेड को फूलों से, गुलाबों से, पत्तियों से सजाया जाता है ना सचिन? हाँ कर रहा है, शादी हुई नहीं अगले की, पर हाँ जरूर कर रहा है। तो ये फूलों पत्तियों वाला बेड होता है जी, बेड ऑफ रोजेस, यानी बड़ी ही आरामदायक मखमली सी सिचुएशन।
जिसमें कोई कष्ट ना हो, जिसमें कोई तंग ना हो, मजा ही मजा हो, उसे कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। मीनिंग में देखो क्या है, इजी एंड हैप्पी सिचुएशन। कैसी सिचुएशन, बड़ी आसान और खुशनुमा सी। भाई सजा सजाया बेड मिले, आराम से जाके सोना हो बस, तो भाई इजी और हैप्पी तो लगेगा ही। इसी बेड पे कांटे बिछा दो, ये भी इडियम होता है, वैसे मजाक नहीं कर रही हूँ। बेड ऑफ थॉर्न्स भी आता है, थॉर्न कांटे को कहते हैं, तो बेड ऑफ थॉर्न्स आता है कष्टपूर्ण सिचुएशन। कोई तुम्हें कांटों पे सुलाएगा, तो अब तुम वो कौन थे भाई वो महाभारत में जो कांटों की शैया पे सोए थे, भीष्म पितामह तो हो नहीं कि कांटों पे सो जाओगे, है ना। तो वो कांटों पे सोना कैसी सिचुएशन पे, समझे। तो कांटों की सेज पे सोना और फूलों की सेज पे सोना। फूलों की सेज पे सोना यानी खुश और आसान, कांटों की सेज पे सोना यानी दुख और कष्ट, दर्द। बताओ समझ आ रहा है या नहीं। गिरीक शुक्र मना, तेरी मम्मी क्लास नहीं अटेंड कर रही। नहीं तो पहले तो कह रहा था मेरी मम्मी ने बोला है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ। अब तो कह रहा है मेरी मम्मी क्लोज फिस्टेड है, आइसक्रीम के पैसे भी नहीं देती। मम्मी ने क्लास सुन ली ना, आज रात को रोटी भी नहीं देगी। ओके, तो अभी लिख दे चैट में फटाफट, नहीं मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है, फिर रात को तुझे तेरा फेवरेट खाना मिलेगा। सनी आपने कोलोना, क्या कौन सी भाषा लिख रहे हो भाई, कोलो मोलो कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। मोको क्या क्या भाषा है, दिलेरी है। प्लीज डोंट टॉक आशीष। ओ माय गॉड, गिरीक खुद ने अपनी मम्मी की सारी बुराइयां कर ली, अब दूसरों को बोल रहा है बात मत करो। है गिरीक भाई साहब, ऐसे कैसे चलेगा, सिर्फ आप ही बोलेंगे और कोई ना बोले। गिरीक है कहाँ से, कौन से स्टेट से हो बताओ। गिरीक केसरी जी, इंडिया के किस कोने में पाए जाते हैं आप, बताइए जरा, हम भी जाने। मूव जल्दी हो गया भाई, के हिसाब से बेड ऑफ रोजेस था, अब हम इस पे आ गए, टू फ्लॉग अ डेड। डेड हॉर्स आप समझते ही हो, मरा हुआ घोड़ा, और फ्लॉग होता है उसको चाबुक मारना। मरे हुए घोड़े को कितना भी चाबुक मार लो, वो खड़े होके दौड़े तो नहीं गा। तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है अपने एफर्ट्स बर्बाद करना, अपने एफर्ट्स बर्बाद करना। इसको सीधी भाषा में पता है क्या कहते हैं, दीवार को धक्का लगाना। अभी दीवार धक्का लगाने से गिरेगी तो नहीं, दीवार धक्का लगाने से गिरेगी तो नहीं, तो आप खाम खा की चीज कर रहे हो। इसी को कहते हैं पत्थर चबाना। तो पत्थर, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को काटोगे तो दांत टूटेंगे, ग्रेनाइट नहीं। तो इन सब सिचुएशन को कहते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स, वेस्ट योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स बर्बाद करना। मम्मी अभी किचन में है इसलिए बचा हुआ हूँ, अच्छा, और आप वेस्ट बंगाल से हैं। गिरी आपसे जान पहचान की, आप वेस्ट बंगाल से हैं। अरमान कश्यप दक्षिण कोना है। भाई ये कौन सी भाषा लिख रहे हैं, अरे नहीं तो जापानीज या चाइनीज में क्या लिखा है ये। ओ भाइयों बहनों, छोटे छोटे प्राणियों, चुन्नू मुन्नू बच्चों, रुक जाओ, ऐप तुम्हें ब्लॉक कर देगा। ये जो अपना तांडव नृत्य दिखा रहे हो जापानीज और चाइनीज भाषा में, क्लास दिखनी बंद हो जाएगी। कहाँ मजाक में ले रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पीज नीज, पी आपको दिख ही रही है, कितनी प्यारी सी क्यूट सी मक्खी लगाई है हमने, देखो ये देखो। मक्खी का चेहरा तुमने आज तक देखा नहीं होगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी मक्खी का, बिल्कुल इंसानों जैसा है, देखो बड़ी बड़ी आंखें हैं, आईब्रोज भी हैं, छोटी सी नाक भी है, स्माइल भी है, और दो कुछ बड़े सही बाल खड़े हुए हैं, समझ गए। और मुहावरा क्या है, बी ए नीज, नीज होते हैं घुटने। और ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी के शरीर का सबसे मजबूत ताकतवर हिस्सा उसके घुटने होते हैं। जैसे इंसान के शरीर का सबसे ताकतवर हिस्सा उसका दिमाग होता है। किसी का दिमाग खराब तो शरीर खराब, दिमाग सही तो शरीर सही, दुनिया सही, सब सही। दिमाग खराब तो सब खराब। तो हमारा मजबूत हिस्सा यहाँ है, तभी भगवान ने दिमाग को शरीर में सबसे ऊपर जगह दी है। नहीं तो वो एडी में, घुटने में, कंधे पे, कहीं पे भी दिमाग लगा सकता था। उसने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि भगवान जी को पता है सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली चीज सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद आंखों से देखो, समझे। किसी पे भरोसा करने से पहले इसका इस्तेमाल करो और इसका करो। तो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की ताकत, हमारी क्षमता। और ऐसे ही मधुमक्खी का बढ़िया हिस्सा माना जाता है जी उसके घुटने।
इसीलिए मुहावरा बना इसके नीज, बी इसके घुटने, यानी शानदार। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है लाजवाब, बहुत बढ़िया। शानदार को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। माई सेल्फ टेलिंग टू माई सन। ओके सुरेश कुमार जी, बहुत बढ़िया बात है। क्या 13 वाला ईडियम क्राई ओवर स्पिट, वहां कह सकते हैं काशा नीज इज स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज काशा नाउ? कौन सी भाषा में मक्खी को काशा कहते हैं भैया, और बता दो। किलिंग 2 birds with 1 stone। ये देखो जी, रजनीकांत साहब हैं, सिगरेट पीते पीते पत्थर फेंक के मारा है और दोनों पक्षियों को मार डाला है। तो किलिंग 2 birds with 1 stone का मतलब होता है एक तीर से 2 शिकार, यानी एक काम करने के 2 फायदे। काम एक किया और मुनाफा कितना हुआ? 2 हुए। इसे कहा जाता है किलिंग 2 birds with 1 stone। मेरी तरफ से तो आवाज ठीक है, मैं फिर चेक कर लेती हूँ। लक्ष्य शर्मा जी फिट है जी। आपके फोन का म्यूट बटन दब गया है लक्ष्य, अपने फोन को देखो भाई। अच्छा दिलेर, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग ब्यूटीफुल टू मी। आई डोंट फील लाइक, इवन देन आई एग्री। दक्षिण कोशाल इज एंशिएंट नेम ऑफ, अच्छा ठीक है, ऐतिहासिक नाम आ गया जी। इतनी हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है। मैम कैसे नी इज स्ट्रॉन्ग, वाई नी? भावना कुमारी जी, ये तो मक्खी से पूछ के बताना पड़ेगा। बाकी साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी के जो नीज होते हैं वो उसके शरीर का सबसे बढ़िया हिस्सा होता है जी, इसीलिए वहीं से मुहावरा बनाए। ये लो अगला इडियम है स्वॉलन हेडेड। हेड सर होता है और स्वॉलन सूजा हुआ, सूजे हुए सर वाला। ये ऐसा व्यक्ति जिसका नाक मुंह आंखें तो और सिर हो इतना बड़ा, एकदम ढोलक जैसा, तो उसे कहा जाता है स्वॉलन हेडेड। इसका मीनिंग होता है घमंडी, अकड़ू आदमी जिसकी मरोड़ इतनी बड़ी है और अकल इतनी सी है, जबकि हवा इतनी, मैं हूं, बाकी सब पानी कम है, आई एम द वन, रेस्ट इज नन। उसे कहा जाता है स्वॉलन हेडेड। देखो मीनिंग क्या है, कंसीटेड। कंसीटेड का भी मतलब होता है घमंडी, अकड़ू, खुद पर गुरूर करने वाला। स्वॉलन हेडेड, तो किसी को घमंडी कहना हो तो बोलो यू आर अ स्वॉलन हेडेड पर्सन। किसी को अकड़ू कहना हो तो भी बोलो यू आर अ स्वॉलन हेडेड पर्सन, या कंसीटेड भी बोल सकते हो। दोनों का मतलब घमंडी या अकड़ू होता है। चलो बच्चों, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। घोड़ा देखा होगा तुम सबने असली में, और घोड़े के पीछे जो सामान ढोने के लिए रेडी बंधी होती है उसे कार्ट कहते हैं, और वो घोड़े के पीछे होती है। जैसे ये घोड़ा है तो ये कार्ट इस तरफ होती है, पर हमारा मुहावरा कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी घोड़े से पहले, ना कि घोड़े के बाद। तो काम उल्टे तरीके से कर रहे हो भाई, काम को गलत तरीके से कर रहे हो। ये रेडी तो पीछे होती है, अगर ये घोड़े के आगे होगी, घोड़ा दौड़ेगा कैसे? इसी से लड़ता चलेगा, फुटबॉल खेलेगा इसी के साथ। तो यहाँ होनी चाहिए, ना कि यहाँ। तो काम को गलत तरीके से करना, उल्टे तरीके से करना, आखिरी चीज को आगे रख देना, उसे कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो देखो, टू डू थिंग लास्ट थिंग्स फर्स्ट, बाद में की जाने वाली चीज पहले कर रहे हो। अब जैसे क्या होता है हरियाणा में ना, 2-3 तरीके से लोग खाना खाते हैं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं पहले नमकीन खाते हैं फिर लास्ट में मीठा खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले मीठा खाना पसंद करते हैं और बाद में ऊपर से नमकीन। तो अब जो पहले मीठा खा रहा है बाद में नमकीन खा रहा है, उसको वो बंदा उल्टा लगेगा जो पहले नमकीन खा रहा है और बाद में मीठा। आपके घरों में कैसे खाया जाता है बताओ? हरियाणा में तो दोनों तरह के प्राणी हैं, पहले पूरा खाएंगे, राजमा राइस सब खा लेंगे, लास्ट में खाएंगे गुलाब जामुन, आहा, मीठा मीन्स फुल स्टॉप। और कुछ ऐसे होंगे जो सबसे पहले खाएंगे ही मीठा, गुलाब जामुन आने दो भाई। हमारे यहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं, राहुल सर नाम है उनका, उनको गुलाब जामुन इतने पसंद है भाई, इतने पसंद है भाई, मतलब सामने तुम 1 किलो रख दोगे, 3 मुंह में होंगे, 2 हाथ में, और फिर भी नजर डिब्बे पे होगी। तो अगर उनको किधर गुलाब जामुन दिख रहे हैं तो वो तो कुछ और देखते नहीं, वही सब खा के गुलाब जामुन, बाद में देखेंगे भाई अब चावल है कि रोटी है कि क्या है ना? तो इस तरीके के उल्टे लोग आपके आसपास भी हैं क्या? कुछ लोगों को मीठा बहुत पागलों की तरह पसंद होता है। आवाज मेरी तरफ से ठीक है आशीष भाई, देखियो सारे लिख रहे हैं, मैंने तो फुल कर रखी है आवाज, फिर इनको क्यों नहीं सुनाई दे रही? मैंने माइक भी थोड़ा पास कर लिया, अब बताओ।
पहले हम तीखा खाते हैं, उसके बाद मीठा खाते हैं। अच्छा सन्नी राजपूत जी, अच्छा हिमाचल से हो चित्रांश। बोथ बट फर्स्ट आर कॉमन इन हिमाचल। व्हाट वाज फर्स्ट? आई डोंट रिमेम्बर। गिरीक कह रहा है पहले नमकीन खाते हैं उसके बाद सौंदेश एंड रसगुल्ला। व्हाट इज सौंदेश गिरीक? सौंदेश तो संदेश जैसा लग रहा है। चावल एक साथ, ये तो नई चीज होगी। रियांशा कहाँ से हो आप? कौन से स्टेट में ऐसा होता है मीठा और नमकीन साथ साथ? ऐसा तो नहीं होता चावल में ही गुलाब जामुन फोड़ के खा लिए, मीठा और नमकीन साथ साथ हो गया? बताओ जरा। मैम मुझे भी गुलाब जामुन बहुत 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 पसंद है। अच्छा हम मंगवा नहीं रहे, पर सॉरी, आप 6 बार बहुत लिखेंगे तो भी हम अवेलेबल नहीं करा सकते। लक्ष्य शर्मा जी पहले नमकीन फिर मीठा, ठीक है। चित्रांश पहले मीठा फिर नमकीन, अच्छा दोनों साथ में खाता हूं, एलियन है फिर आप। परवीन महाराष्ट्र के पहले स्पाइसी आफ्टर स्वीट, ठीक है। आपने जो संदेश मतलब संदेश ही होता है, ओके। मुझे लगा संदेश कोई खाने की डिश है। मुझे भी मीठा पसंद है जी लक्ष्य शर्मा जी, मुझे मीठा कम पसंद है, मैं मीठे के प्रति पागल नहीं हूं। पहले नमकीन फिर मीठा, चलिए मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ, पहले नमकीन और फिर नो मीठा, ठीक है। बहुत ही कम मीठा पसंद है मुझे, अच्छा नहीं लगता है, जरूरत नहीं महसूस होती कि मीठा खाना चाहिए। हाँ चाय पीती हूँ बस दिन में 2, नथिंग एल्स, नो मीठा, और कुछ नहीं चाहिए मीठा। ये लीजिए जी 18th है, एंड इन स्मोक, यानी जल के खाक हो जाना। ये बस दिख रही है, किसी चीज में आग लगाओ वो धुआं बन जाएगी, खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, उसको कहते हैं एंड इन स्मोक। यील्ड नो रिजल्ट, जीरो रिजल्ट। इंसान को भी मरने के बाद जला दिया जाता है, कुछ नहीं बचता उसके बाद, दैट इज नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा, एंडेड इन स्मोक। रियांशा भी कह रही है मुझे मीठा पसंद नहीं है। चलो रियांशा, दैट इज अ गुड थिंग बेटे। ये लो जी नेक्स्ट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये तो आप समझते ही हो, घर जाके मम्मी को बोलो मम्मी इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर लूंगा, मम्मी थप्पड़ मार के चल जब आएंगे तब देखेंगे। सुनेंगी नहीं, मानेंगी भी नहीं। मम्मी तब मानेंगी जब आप उन्हें 10-10 घंटे पढ़ते हुए दिखाई दोगे, तब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब मम्मी सबको बोलेंगी अब की बार तो मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे, बहुत पढ़ता है। उसे कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो कर्म हैं वो ज्यादा जोर से शोर मचाते हैं एज कंपेयर टू शब्द। तो मुंह से मत बोलो, करके दिखाओ। मुंह से मत बोलिए, काम को करके दिखाइए। तो दैट इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नेक्स्ट बच्चों, बैक टू स्क्वायर वन। क्या है? बैक टू स्क्वायर वन। देखो स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। तो यहां से सपोज किसी ने चलना शुरू किया है, चलते 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 वापस इधर ही आ गया, इसे कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गए, जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गए। सपोज आपके इंग्लिश में 8th क्लास में आए जी 100 में से 33 नंबर, और मम्मी ने बदल दिया स्कूल कि भाई ये स्कूल तो अच्छा नहीं है, 8वीं में 33 नंबर आए हैं, 10वीं में तो फेल ही हो जाएगा। मम्मी ने स्कूल बदल दिया, और 10वीं में जब पेपर आया नए स्कूल में तब भी आपके नंबर आए 33। तो मम्मी बोलेगी जहां शुरू किया था वहीं का वहीं है अभी तक। दैट इज बैक टू स्क्वायर वन। या फिर ये फोटो वाला एग्जाम्पल देख लो, खेला है ये स्नेक एंड लैडर, हिंदी में कहते हैं सांप सीढ़ी। तो इसमें 99 पे एक सांप होता है जो ऐसा काटता है सीधा लाके नीचे फेंकता है, 1 या 2 पे। देखो 99, ये तो 100 पे ही लगा दिया इन्होंने। 99 पे एक सांप होता है, अगर आपके घर में सांप सीढ़ी है तो नोटिस करना, एक बड़ा लंबा सा सांप होता है जो 99 पे 98 पे काटता है और सीधा 2 पे 3 पे 4 पे लाके छोड़ देता है। इन्होंने सीधा 100 पे कटवा के 1 पे ले आए हैं, ठीक है। उसे कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। जहां से काम शुरू किया था वापस वहीं पे आ गए, जहां से काम शुरू किया था वापस वहीं पहुंच जाना, बैक टू स्क्वायर वन। एक इडियम और, चलो 20 हो गए तो रुक जाती हूँ। 20 हो गए हैं इसलिए मैं रुक रही हूं, और आपको मुझे WW ब्रेक भी देना होता है, मुझे याद है। जब कोई नया बच्चा तो नहीं है जिसे WW ब्रेक ना पता हो। 3 W कहां से आए? 2 W होता है, वाटर एंड वॉशरूम। व्हाट इज 3rd W? 3 W लिख दे, www.com थोड़ी ना बना रहे हैं हम।
ब्रेक है ये बस। यहाँ तक सारा मेरी फेवरेट डिश घर के खाने में कि बाहर के खाने में, वो पहले क्लैरिफाई करो फिर बताऊंगी कौन सी है। यहाँ तक किसी को डाउट कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो हम चलते हैं, कल मिलेंगे आपसे। अभी मैं 10वीं में हुआ हूं। चलिए सत्यम कुमार जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। WWE नहीं कर रहे हम यहाँ कोई, WWE ब्रेक है भाई, क्या बना दिया तुमने उसको। वेस्ट बंगाल होता है मैम। अच्छा ठीक है, अपनी अपनी बनाते रहो तुम परिभाषाएं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए। मैम ओवरऑल खाने में नमकीन ही मुझे ज़्यादा पसंद है। मिठाई में तो देखो मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं मीठा खाती बड़ी कम हूँ। नमकीन में मुझे खूब खूब पसंद आती है बिरयानी, अच्छी लगती है मुझे। और मुझे बैंगन का भरता भी अच्छा लगता है। बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें अच्छी लगती हैं वैसे मुझे। और मुझे नमकीन में घर में खिचड़ी भी मुझे बड़ी पसंद है ना। तो अजीबोगरीब सी पसंद है मेरी। बाहर क्या पसंद है? बाहर के खाने में भाई आजकल मुझे नूडल्स पसंद हैं। उससे पहले मुझे पाव भाजी बड़ी पसंद थी। उससे पहले कचौड़ी आलू वाली बड़ी पसंद थी। मतलब बदल जाती है मेरी पसंद 2-3 साल खा पी के, कि अब पसंद बदल देनी चाहिए। तो आजकल मुझे सिंगापुरी नूडल्स, हाक्का नूडल्स ये बड़े पसंद आ रहे हैं। तो नॉन वेज में खाते नहीं हूँ ग्रीक। नॉन वेज की तो मैं कट्टर विरोधी भी हूँ। खाना तो छोड़ो, कोई खाता है तो उसको अपने टेबल पे भी नहीं बैठने देती, भाग यहाँ से। ओके क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जानवर को मारा जाना जरूरी है। बहुत चीजें हैं इंडिया में तो खाने की, खाई जा सकती हैं। जिन देशों के लोग जानवरों को, पक्षियों को, उल्लुओं को, कॉकरोचों को खाते हैं, वहां पे गेहूं और चावल उगते नहीं है, वो उगा नहीं पाते। तो पेट भरना है कैसे ना कैसे। जैसे जंगल में शेर अब चावल बना के थोड़ी खाएगा, कुछ तो खाएगा वो। तो वो मजबूरी वश, शौक से जो खाते हैं वो गलत है भाई। खुद को जीवित रखने के खाना एक अलग बात है, खा लो, मजबूरी है। इंडिया में तो इतने तरह के खाने हैं, कोई जानवर खाने की जरूरत ही नहीं है। तो इंडिया वासी तो खाते हैं शौक में, इसीलिए वो है गलत बात। अपने शौक के लिए किसी की जान ले लेना पागलपन है। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे। कोई डाउट आपका है नहीं। अब आप यहाँ मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हो तो मैं भाग रही हूँ। बाय सबको, खुश रहिएगा।